अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम सरमा का आगाज़ होने वाला है, और जब मौसम तब्दील होता है तो इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। कहीं कोल्ड का फ्लू की शिकायत बढ़ जाती है तो कहीं अस्थमा के पेशेंट्स को एहतियात का भी कहा जाता है। बच्चों में वायरल इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है और फिर डॉक्टर की जानिब जब हम जाते हैं तो वो हमें तजवीज़ देते हैं, और जो तजवीज़ वो देते हैं वो आज हम जानेंगे। ख़ुद डॉक्टर की ज़बानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शबाना। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शबाना, जैसे कि हमने इंट्रो में भी कहा कि जब मौसम चेंज होता है तो इसका असर जो है वो हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है, और हम देखते हैं कि बच्चे, बूढ़े या बड़े जो है वो वायरल इन्फेक्शन की जद में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वायरल इन्फेक्शन होता क्या है और इससे बचा कैसे जाए। जी, जैसे जैसे मौसम बदलता है, आपको पता है सर्दियों में आपकी एयर जो है वो डेंस हो जाती है, तो जितने भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जी। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि खांसने से, छींकने से जो जरासीम दूसरों में मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये वायरल इन्फेक्शन का पूछा, हमारी आम लाइफ है या जो बीमारियाँ फैलती हैं उसमें डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं। उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। जो पैथोजेंस हैं उसके हिसाब से जो इन्फेक्शन होता है उसको उसका नाम दिया जाता है। वायरल भी जो है ये एक पैथोजन है, वायरस, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है। और स्पेशली सर्दियों में, जैसा आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा या कोल्ड फ्लू भी इसे कहा जाता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ये 4 टाइप के वायरस हैं, वायरस ए, बी, सी और डी। और स्पेशली जो वायरस इन्फ्लुएंजा का ए और बी है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर इफेक्ट करता है, और वो हमारे नाक को, गले को और हमारे फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट करता है। और इसमें ज़्यादातर जो चांस होता है ये उन लोगों का जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ कर रहा हो, 2 साल से कम उम्र बच्चे, बूढ़े लोग, प्रेग्नेंट लेडीज़, इन लोगों में जो है वो ज़्यादा ये हमें अलामात मिलती हैं इस फ्लू की। अच्छा डॉक्टर शबाना, अगर हम बात करें साइनस की, तो साइनस भी हम देखते हैं कि पेशेंट्स को हो जाता है, फिर डॉक्टर इसका एक तरीका इलाज भी बताता है। तो सबसे पहले आप इसके इलाज के बारे में भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, कितने वक्त में जो है वो हम साइनस पे काबू पा लेते हैं। क्योंकि अगर इस पर जल्द काबू ना पाया जाए तो फिर डॉक्टर की जानिब से एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, और जो कि सेहत के लिए इतनी मुफीद साबित नहीं होती। क्या कहेंगे आप? देखें खतीजा, कोई भी बीमारी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एक दिन में नहीं होती कि एकदम से इतनी सिवियरिटी की तरफ चली जाए। हर बीमारी स्टार्ट होती है इनिशियली जो है, और पेशेंट को खुद भी अंदाज़ा हो जाता है। हमारे यहाँ होता ये है कि जैसे डिज़ीज़ कोई भी स्टार्ट होती है हम उसको इग्नोर करते हैं, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो कॉम्प्लिकेशन की शक्ल इख्तियार कर जाती है। साइनस, जैसा आपको पता है, हमारी डिफरेंट एयर के जो है वो कैविटीज़ होती हैं, हमारे नोज़ के ऊपर होती हैं, मैक्सिला में होती हैं। तो ये इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो साइनोसाइटिस कहलाता है। एक्चुअली होता ये, जैसे हम सर्दी के हिसाब से बात करते हैं कि कुछ एलर्जिक कंडीशंस हैं, ये एलर्जीज होती हैं। जब ये नाक में होती हैं तो एलर्जिक रेनाइटिस कहलाता है, गले में होती हैं तो एलर्जिक फेरेंजाइटिस कहलाता है, और अगर ये लंग्स में जाता है तो ये एलर्जिक एस्थमा कहलाता है। तो ये सारे एलर्जिक कंडीशंस हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। इसके साइन एंड सिम्टम्स पे भी बताइएगा, और इसके होने की वजूहात क्या होती हैं। क्या हम डाइट कुछ ऐसी ले लेते हैं डॉक्टर शबाना? देखिए, एलर्जिक कंडीशन का मतलब ये है कि डिफरेंट कोई भी चीज़ जिससे एलर्जी हो, एयरबॉर्न कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि पोलन्स हैं, उसके अलावा डस्ट है, स्मोक है, फ्यूम्स हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोगों को अल्कोहल से होता है, किसी को परफ्यूम से होता है, किसी भी चीज़ से जो डस्ट माइट्स हैं इससे होता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्रीवेट कर देती हैं, स्पेशली जितने भी COPD के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, साइनस के। जैसे इसमें एक तो ये कहा जाता है कि ऑक्यूपेशनल एस्थमा होता है, जैसे आप किसी जगह पे जहाँ काम करते हैं वहाँ पे फ्यूम्स हैं, और या फिर कोई ऐसी डस्ट है और धुआं है, स्मोक है, उसकी वजह से भी आपका जो है स्मोक की वजह से भी एग्रीवेट हो जाता है। फिर जो है डिफरेंट ऐसे होती हैं एलर्जिक कंडीशंस, जैसे कि अगर हम ये कहें कि अगर आप के लिए मजबूरी है, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं, और फिर दूसरी चीज़ आपको पता ही नहीं है कि किस वजह से आपको है, तो आप वही चीज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। आपके घर में पर्दे हैं, इवन पर्दों के अंदर कितनी डस्ट होती है,
कारपेट्स हैं, अमूमन जो है डॉक्टर्स इस बात का कहते हैं कि देखें आपको जब तक ये मालूम नहीं होता कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, आप अपने घर में जो एलर्जी पेशेंट है, ये जो पर्दे हैं इनको आप कोशिश करें कि उस एरिया में ना रहें जिस एरिया में जो है वो ये मोटे मोटे पर्दे हैं, कारपेट्स हैं, इनको अपने यहाँ से हटा लें। और जो धुएं वाली जगह है उसको अवॉइड करें। स्मोकिंग जो है वो स्मोकिंग जो करते हैं, स्मोकिंग से जो है इससे भी ये चीज़ एग्रीवेट होती है। तो कोशिश यही करनी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम इन्हें अवॉइड कर लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक। डॉक्टर शबाना, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं साइनस के, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें कॉमन कफ और फ्लू से, क्योंकि हर बुखार साइनस तो नहीं होता, हर खांसी साइनस तो नहीं होती, हर फ्लू जो है वो साइनस तो नहीं होता, तो इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं और फिर डॉक्टर हमें इसकी मेडिकेशन क्या बताते हैं? क्या रेमेडी बनाने से इसका हल हो सकता है? देखें, जो भी कोई भी बीमारी है उसकी साइन सिम्टम से हमें एक अंदाज़ा होता है, लेकिन उसके बाद जब हमें कोई भी साइन सिम्टम मैं जैसे भी आपको बताती हूँ हो, तो हमें फ़ौरन पहले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे डॉक्टर जो है ये उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करता है कि ये आपको कौन सी बीमारी है, आपको चेस्ट की है, आपको कफ है, या आपको कोई बुखार है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो कोई भी चीज़ देखने से नहीं पता चलती। अमूमन जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं जैसे उसमें एलर्जी की हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, नाक का बंद हो जाना, किसी की नाक जो है वो बंद हो जाती है। और अगर फ्लू है तो आपको सर्दी के साथ जो है आपकी नाक बहती है, बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर, आपके सर में दर्द होगा, आपका गला दुखेगा, आपको परसिस्टेंट कफ खांसी जो है वो रहेगी। उसके अलावा ये कि आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा होगा, लेथार्जिक हो जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। और जो बूढ़े लोग हैं अगर उनको बुखार है, बच्चे हैं उनके साथ उल्टी और डायरिया वगैरह, ये सारी अलामात जो है डॉक्टर शबाना, एक ये भी तो इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आप जब कुछ खाते हैं तो फिर आपको गले में पेन भी होने लगता है, चाहे वो एक पानी ही क्यों ना आप पिएं। देखें, जब मैंने जैसे आपको बताया अगर कोई एलर्जी कंडीशन होती है तो हमारे जो पाथवे है नेज़ोफेरिंक्स, सब हमारे नाक मुंह से गले में, गले से फिर जो है आगे लंग्स में, इसी तरह से जब आप कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ पीते हैं तो वो आपके गले के ज़रिए जो है वो नीचे जाती है। अगर आपके गले के अंदर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो ऑटोमेटिकली जब आप कोई चीज़ खाएंगे तो आपको गले में दर्द होगा। और अगर आप अपने इसको अगर ट्रीट कर लेते हैं, देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपने बताया साइनोसाइटिस हो गया, अगर आपको फ्लू हो गया या आपको एस्थमा या कोई भी एलर्जी कंडीशन है, तो इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। एक तो आपको खुद भी इस बात का पता होता है कि मैं कौन सी चीज़ खाता हूँ या क्या ऐसी एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं तो मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जैसे ऐसा वेदर शुरू होता है तो आपने एहतियात करना शुरू, आप मट्टी धुएं से बचें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क जो है आपको काफ़ी बीमारियों से, जितने भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या एलर्जिक कंडीशन है, उससे आपको बचाता है। सेकेंड, आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपने हाथ धो के रखें। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है या कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, अगर वो आपके घर में है, आपके सराउंडिंग में है, आपके ऑफिस में है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप उससे मिलने के बाद, हाथ मिलाने के बाद आप अच्छे से अपने हाथों को धोएं। अगर आपके घर में है तो उसको कोशिश करें आइसोलेट रहे जब तक कि उसका इन्फेक्शन बहुत सीरियस है। तो कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनके, और हमने कोशिश ये करनी है सर्दियों में जैसे हॉट ड्रिंक्स जो है वो आप लेते रहें। स्टीम आप लें, स्टीम बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है। कोई पर्टिकुलर रेमेडी भी है डॉक्टर शबाना? देखें, मेडिकल ट्रीटमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऐसी जो हम लोग घरों में, स्टीम जो है वो तो डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आपने स्टीम, प्लेन वाटर से आप स्टीम लें। स्टीम से आपका साइनस का प्रॉब्लम, आपका लंग में अगर कोई प्रॉब्लम है, कफ है, चेस्ट इन्फेक्शन है, उसमें भी आपको सूदिंग इफ़ेक्ट आता है। दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया रेमेडी में सबसे बड़ी रेमेडी है मास्क का इस्तेमाल करना। और तीसरी जो है वो प्रिवेंशन है। और फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, इसके तो शॉट्स भी आते हैं एलर्जी के, तो वो आप शॉट आप लगवाएं। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, विंटर की अगर बात करें तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि विंटर सीज़न एस्थमा पेशेंट के लिए थोड़ा तकलीफदेह साबित हो सकता है। इसके तरीका इलाज क्या है, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी
नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमने डिस्कस किया था अस्थमा के बारे में। इस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर शबाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शबाना, अस्थमा के हवाले से भी आपसे ब्रीफली बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे इन्फ्लुएंजा के बारे में कि इसकी वैक्सीनेशन जो है वो आ गई है, तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इस मर्ज के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और वो कौन लोग हैं जो ये वैक्सीन से मुफीद हो सकते हैं, जिन्हें ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, इन्फ्लुएंज़ा ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, उसको सीजनल एपिडेमिक कहते हैं। स्पेशली जो सर्दियों के मौसम है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन महीनों में इसका ऑनसेट बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि इसका आउटब्रेक समझे होता है। तो ये भी इसमें एक, जैसे अभी पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंज़ा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस ए और बी जो है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो है वो अटैक करता है। और इसके अंदर जो साइन सिम्टम्स है, देखें ये जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है करीब करीब इनकी सिम्टम्स होती हैं। जैसे फीवर होता है, इसमें भी हाई ग्रेड फीवर होता है, आपका रनिंग नोज़ होती है, सर्दी लगती है आपको, उसके अलावा बुखार 102 से ऊपर जाता है, जिस्म में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और नौजिया वॉमिटिंग भी होती है। उसके अलावा जो है भूख का ना लगना, प्यास का ना लगना, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, पेशेंट बहुत लेथार्जिक हो जाता है। ये कुछ ऐसी साइन सिम्टम्स होती हैं जो कि इन्फ्लुएंज़ा के पेशेंट में होती हैं। और फिर इसका ये है कि इसमें आपने जैसे कहा कि इसकी वैक्सीनेशन, देखें वैक्सीनेशन का ये है कि वैक्सीनेशन आपको 100% सेफ्टी नहीं देती। कोई भी वैक्सीनेशन किसी भी डिजीज़ के लिए आप लगाते हैं, इसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे होते हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए। अब ये है कि ये हमें डिपेंड करता है हर वैक्सीन का, हर वायरल इन्फेक्शन की जो वैक्सीन होती है उसकी एफिकेसी अलग होती है। कोई 70% सेफ्टी देती है, कोई 60, कोई 65%। तो जब इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगाते हैं 65-70% जो है वो आपको सेफ्टी देती है। बाकी आपने अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होता है। आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल है, आपकी प्रिवेंशन है, SOPs को आपने वो फॉलो कौन सा एज ग्रुप है जो इस वैक्सीन को लगा सकता है? देखिए ये वैक्सीन जो है 6 मंथ के बाद बच्चों में, और 6 मंथ के बाद, और जो पूरी फिर एडल्ट्स आते हैं, बूढ़े आते हैं, वो किसी भी एज में लग सकती है। यानी 6 महीने से पहले बच्चों को नहीं लगाई जाती। 6 महीने के बाद जो थ्रू आउट जो भी आपकी एज है उसमें आप वैक्सीनेशन वंस अ ईयर, एक महीने में, सॉरी एक साल में एक दफ़ा लगती है। स्पेशली जो है इसकी वैक्सीनेशन अक्टूबर या सितंबर या नवंबर, इन मंथ्स में जो है वो आपके पेशेंट को रिकमेंड की जाती है। अच्छा, ये ज़्यादातर डॉक्टर शबाना, कॉलर मौजूद है, कॉलर भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम सलाम मैडम, रियाज बात कर रहा हूँ सहीवाल से। जी सवाल कीजिए। मैडम मेरा बेटा है, उसकी एज है 9 ईयर। ओके। उसको मैंने मैक्सिमम टाइप चेक करवाया है, पल्मोनोलॉजिस्ट को भी और ENT स्पेशलिस्ट को भी। उसको नाक के जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि इसको ना किसी किस्म की कोई लंग में एलर्जी नहीं है। ENT को स्पेशलिस्ट को चेक करवाया, उन्होंने कहा जी इसके गले में, नाक में कोई गदूर या इस किस्म की कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन उसको नज़ला लगता है, फ्लू, और उसके बाद उसकी जो चेस्ट है वो कंजेस्टेड हो जाती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा रात के टाइम में होती है। अच्छा, हर साल होती है या मतलब कभी कभी होती है? ये मैडम जब मौसम चेंज होता है ना, इन दिनों में ज़्यादा होती है। जी चले, इसका ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर शबाना, देखिए ये जैसे ये बता रहे हैं, ये इसको सीजनल यानी सीज़न चेंज होता है, उसके साथ एलर्जी कंडीशन होती हैं। अच्छा, जैसे एस्थमा जो है, वो एस्थमा में क्या होता है, हमारे जो एयर वेज हैं जिससे हम सांस लेते हैं वो नैरो हो जाते हैं। किस वजह से नैरो होते हैं? उसमें स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है, बलगम जिसे आप आम जबान में कहें, और हमें सांस लेने के लिए जो है प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसकी कई रीज़न होती हैं। जैसे एलर्जी कंडीशन में स्पेशली हमें पता नहीं चलता, जैसे पेट्स जिन लोगों ने पाले हैं, जैसे बिल्ली है या तोता, इवन कि किसी भी किस्म का जो जानवर जो आप घरों में पालते हैं, पेट्स उन्हें कहते हैं, कोई भी पेट्स आपके घर में अगर मौजूद हैं तो उसकी वजह से भी आपके बच्चों को एलर्जी हो सकती है। अच्छा, इसमें एलर्जी कंडीशंस में जैसे ये बता रहे हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों को कंजेनाइटल यानी जेनेटिक भी होती हैं। आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में आपकी क्लोज रिलेशन जैसे पेरेंट्स हैं, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी ऐसे क्लोज रिलेशन हैं, अगर उनको ऑलरेडी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ये आपके बच्चे
बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा फिर ये होता है कि जो ड्यूरिंग बर्थ भी कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं, जैसे अगर बच्चा प्री मेच्योर हो गया, और प्री मेच्योर बच्चों की क्योंकि लंग्स इतने डेवलप नहीं होते, उनको भी जो अच्छा, है वो उन्होंने जो उम्र बताई है अपने बेटे की, वो 9 साल है। जी 9 साल है। तो बिल्कुल बच्चों में भी होता है, इनको एलर्जी कंडीशन होगी। देखें, डिपेंड करता है कि उसको एलर्जी कब से है। वो कह रहे हैं हर साल होती है, तो ये भी पॉसिबल है कि उसको बाय बर्थ हो, और उसके साथ साथ उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं पता चला एलर्जी कंडीशन होगी। वो बच्चा ज़्यादा एक्सपोजर में आता है उन चीज़ों के, बज़ाहिर तो उन्हें नहीं लगता ना कि उन्हें ये लग रहा है कि जैसे 9 ईयर का हो गया तो अब जो है वो इसकी कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट होती है। उसकी वजह ये होगी कि हो सकता है इन्होंने कोई पेट्स रखे हुए हों, इनको ना पता हो सकता है इनके घर में बड़े मोटे इन्होंने पर्दे डाले हुए हों, कारपेट्स हो, फ्यूम्स होते हों, धुआं आता हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब नोटिसेबल नहीं होती, जो हमारी कंडीशन को वर्स्ट। कॉलर मौजूद है, कॉलर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी वालेकुम, अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था, अमूमन बच्चे जो बीमार रह जाते हैं मौसम की तब्दीली के हवाले से, तो बच्चों में ज़्यादातर जो अभी ये मर्ज फैल रहा है वो लूज मोशन और पेट के दर्द का, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए और कौन सी मेडिसिन वगैरह, क्योंकि इसमें जब मौसम चेंज होता है तो काफ़ी बच्चे ह्यूमिडिटी की वजह से बीमार हो जाते हैं। ये आजकल पानी वगैरह ख़राब आ रहा होता है, और जो मौसम हवा की तब्दीली, और अच्छा, वो कोई भी जब वेदर चेंज होता है तो फिर इस तरह के जो साइन एंड सिम्टम्स है, ये जो मर्ज़ है या जो वायरस है, ये एक्टिव हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी डॉक्टर शबाना, वो ये बता रहे हैं ना कि फिर जब मौसम चेंज होता है तो पेट में दर्द, वॉमिट और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो पानी हम पीते हैं बाज़ औक़ात वो भी साफ़ नहीं होता। तो फिर इससे बचा कैसे जाए और एहतियात क्या की जाए? देखिए, जैसे मौसम चेंज होता है, नमी का जो मौसम होता है, इसमें वायरल इन्फेक्शन के लिए ये बड़ा फेवरेबल मौसम होता है। इसमें आपको कई किस्म के वायरसेस जो हैं वो फैलने में, यानी उनकी ग्रोथ के लिए, उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौसम होता है। इसलिए आप देखें, इसमें डेंगू वायरस भी आपको मिलेगा, आपको इसमें इन्फ्लुएंजा का भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मौसम की चेंजेस के साथ साथ जो है एग्रीवेट होती हैं। अब जहाँ तक पेट में दर्द की बात है, या ये सारे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, देखिए किसी भी किस्म की बीमारी, अब पर्टिकुलर आप किसी एक बीमारी है नहीं जिससे आप बच सकते हैं। ओवरऑल जो है वो आपके पास एक आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप में अपने इम्यून सिस्टम, जो हमारे जिस्म का मुदाफ़ती सिस्टम है, जो कि बीमारियों से लड़ने के लिए होता है, अगर आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ये होता भी है तो वो उस सिवियरिटी से। एक बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है डॉक्टर शबाना कि क्योंकि सर्दियाँ जो हैं वो अब आने को हैं, तो फिर हम फ्रूट्स के ऊपर ज़रा बात कर लें कि मौसमी फल जो हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए। जी सर, मैं बिलाल बोल रहा हूँ कराची से। मुझे अपने बच्चों के हवाले से मालूमात लेनी है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो बुखार चढ़ते हैं मेरे बच्चों को ना, तो इनको फिट्स आते हैं, झटके जिसे कहते हैं हम लोग। जैसे कि 100 बुखार जैसे प्लस जाता है तो इनको झटके आने लग जाते हैं। तो मुझे मालूमात खाली ये करनी है कि इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी डोज हो जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो, इनको झटके ना आए। अच्छा, एज बताइएगा अपने बच्चों की। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के साथ ये प्रॉब्लम आती है सर्दियों में। एक छोटे बेटे की जो एज है वो 3 साल है, जो लास्ट ईयर हुआ था वो 2 साल का था, अब ये तीसरे साल में लग गया है। अभी सर्दियाँ आ गई तो मुझे टेंशन है। और दूसरा है वो 6 साल का है। तो अब ये सर्दियाँ में क्या बोलो, आप मुझे थोड़ा गाइडलाइन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, भी आपको जो है इसका जवाब देते हैं। अच्छा, फिट्स आना भी एक बहुत ही मसला है, और फिर हम देखते हैं कि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जैसे कि ये बता रहे हैं कि 100 जैसे ही क्रॉस करता है फीवर तो बच्चों को जो है वो फिट्स आने शुरू हो जाते हैं। और एक की एज इन्होंने बताई 3 साल और एक की बताई 6 साल। जी डॉक्टर शबाना। देखें, इन्होंने जो कंडीशन बताई है उसका हम ताल्लुक जो है वो हो सकता है एलर्जिक कंडीशन से ना हो, और बुखार के साथ झटके आना ये कोई मतलब एक आम सी बात नहीं है जिसको इग्नोर कर दिया जाए। अगर इनके बच्चे को ऐसे झटके आते हैं या उनको बुखार होता है तो इन्हें फ़ौरन अपने जो है कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई ऐसी भी एलर्जिक कंडीशन हो सकती है, लेकिन इतनी सिवियर नहीं होती एलर्जिक कंडीशन के जिसमें आपके बच्चे को झटके आना शुरू हो जाएँ, फीवर आपका बढ़ जाए। तो आपको फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो वो उनके टेस्ट कराएंगे। झटके आना कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसको मतलब आप इग्नोर करें और अगले साल तक इंतज़ार करें। तो कोशिश कीजिए कि आप
फ़ौरन अपने जो है फिजिशियन से कंसल्ट तो ये करें। कंडीशन जो है डॉक्टर शबाना, इस कंडीशन के बारे में बताइएगा कि अगर आपको फिट्स पड़ रहे हैं तो क्या बहुत सीवियर कंडीशन है और इसकी क्या वजूहात बताई जाती हैं? देखिए, इससे बरक्स इस टॉपिक से हट के भी अगर हम बात करें। देखिए इसके कई रीज़न है, क्योंकि कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, एपिलेप्टिक हो सकते हैं, कोई भी वजह हो सकती है ना इसकी, तो इनको फ़ौरन ही जो है इसके लिए, क्योंकि इसका ताल्लुक तो नर्वस सिस्टम से होता है, तो आपने फ़ौरन जो है इन्वेस्टिगेशन होगी इनका MRI कराएगा डॉक्टर या कुछ ऐसे टेस्ट कराएगा, और ये एपिलेप्टिक तो नहीं है बच्चा, तो इसको फ़ौरन इसको मतलब आप कोई भी इसके लिए ओपिनियन बगैर जो है पेशेंट को देखे बगैर टेस्ट के कभी भी नहीं कर सकते। और इनको भी चाहिए कि इस तरह से मतलब हर एक से जैसे किसी की राय पे बिल्कुल भी इक्तफा ना करें, अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाएं और उसका थॉरो चेकअप करवाइए। बिल्कुल ठीक है जी नाज़रीन, अस्थमा के हवाले से भी हम ब्रीफली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम अस्थमा के हवाले से बात कर रहे थे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, इस खदीजा जी बाबा डोगर बात कर रहा हूँ। नाम रखा बाबा डोगर, लाहौर से बोल रहा हूँ, लेकिन बाबा जी है नहीं, उम्र तो खैर कम ही है। तो आप ज़रा काइंडली रिक्वेस्ट है कि मैंने महबूब साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि कराची से बाहर भी जाने वाले हैं जी, तो थोड़ा टाइम हमें भी दिया किया करें, ज़रा रिसीवर या रख दें तो एक जी, मिनट दिया बिल्कुल। करें। 1 मिनट में डॉक्टर साहब आपको एक्सप्लेन कर दिया करे। जी जल्दी बाबर बात साहब करें सवाल जी, तो कीजिए। फिर हमारा भी हक मरेगा ना, दूसरे लोगों को भी राइट होता है। जी जी सर, आप सवाल करें, मैं सुन जी, रही जी, हूँ आपको। डॉक्टर साहब इम्यून सिस्टम से बात कर रही हैं डॉक्टर शबाना कि वीक हो जाता है, तो फिर उसमें आप जरूरी नहीं, ये छोटे बच्चों के सवाल आ रहे हैं जी, मेरा बेटा अब जो यंग लोग हैं या 50 प्लस है या 50 के राउंड अबाउट या 40, तो उनके लिए भी कोई शफकत कीजिए कि बताएं हमें कि हमारा इम्यून सिस्टम ही डेवलप, बीमारियों की वजह यही है, कमजोरी, वीक हो जाए, तो उसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपके सवाल का जवाब जो है वो अभी हम आपको देते हैं। जी डॉक्टर शबाना, इम्यून सिस्टम के हवाले से कह रहे थे। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जरा ब्रीफली बताइएगा ताकि इनको लगे कि हमने इन्हें टाइम दिया है, प्लीज। डोगर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और पंजाब तो हमारी जान है, हम पंजाब को तो टाइम बिल्कुल देंगे। जी, आपने जैसे इम्यून सिस्टम की बात की, इम्यून सिस्टम बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों का इम्यून सिस्टम और बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। उसकी एक रीज़न ये होती है कि हमारा विटामिन D3 का जो लेवल है वो उसको हमें मैनेज करना है। विटामिन D3 का लेवल किस तरह मेंटेन होगा, इसके लिए आपको ओमेगा 3 लेना है, सनलाइट लेनी है आपने, और सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल करें। सीजनल फ्रूट्स, जैसे अभी हम खदीजा बात कर रही थी सीजनल फ्रूट्स की, मैं उस पर भी बात करती हूँ, वो आपको बताते हैं। उसके अलावा ये है कि आपने अपनी वॉक, अपनी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फास्ट फूड को जो है वो अवॉइड करें तो ये भी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं निगहत फिरोज बात कर रही हूँ कराची से। जी निगहत, सवाल कीजिए। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। 5 साल की है वो, उनमें खांसी हो रही है जनवरी से, बहुत शदीद खांसी होती है, वो लेटती हैं सोती हैं तो बहुत शदीद खांसी होती है। अच्छा। तो आपने जनवरी के मंथ को पर्टिकुलरली हाईलाइट किया, इसकी कोई ख़ास वजह, क्योंकि ठंड बहुत होती है इसलिए? जी, एज क्या है? क्योंकि एज क्या बताई आपने? 5 साल की है। 5 साल के। और इसके अलावा उन्हें फीवर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, सर्दियों में रहता है फीवर, वैसे नहीं। ठीक है जी डॉक्टर शबाना।
5 साल बताइए इन्होंने जी एज। जी अब ये कह रही हैं हर सर्दी में होती है, 5 साल की एज है, जाहिर है हर सर्दियों में 4 से 5 साल में होती रही होगी जो इन्होंने इतना नोटिस किया। तो इसका मतलब ये कि हो सकता है उनको एलर्जिक कोई कंडीशन हो, जिस चीज़ से एलर्जी हो, कोल्ड बढ़ने के साथ साथ जो है उनकी ये एलर्जिक अच्छा, कंडीशन। सवाल थोड़ा समझने में जो है इसको समझना चाहिए कि इनको जनवरी से कफ शुरू हो गया या जनवरी के मंथ में होता है, ये दो एक अलग बात है ना डॉक्टर शबाना। नहीं, उनका मकसद यही है कि सर्दी के मौसम में उन्होंने पर्टिकुलरली जनवरी, क्योंकि देखिए सर्दी हमारे अच्छा, यहाँ मेरे जो- प्रोड्यूसर ने मुझे अभी बताया है कि उन्हें जनवरी से स्टार्ट है, यानी कि अरे- हैज़ बीन लाइक 10 मंथ्स। तो जनवरी देखें, जनवरी से स्टार्ट हुआ हुआ या जनवरी में है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली कराची में है वो, तो जनवरी का ही ऐसा मंथ होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो हो सकता है उनको कोई एलर्जी कंडीशन हो जिसकी वजह से अगर वो अनट्रीटेड रहती हैं, क्योंकि अगर देखें अस्थमा है, इन्फ्लुएंजा है, उसमें यही होता है कि आपकी नाक, गले और फेफड़े तीनों चीज़ें जो है वो आपकी इफ़ेक्ट करती हैं, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से परसिस्टेंट कफ यानी मुस्तकिल खांसी रहती है। तो एक तो ये है कि अगर वो बच्ची उनकी जो है एलर्जी कंडीशन है तो वो इसके लिए जो है आप अपना ये नोटिस करें कि कोई पेट आपके घर में तो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चे को खांसी रहती है तो कोशिश यही करें कि आप उसको कोई कफ सप्रेसेंट जो है वो डॉक्टर की मदद से दें, स्टीम का इस्तेमाल करें। उसकी नाक जो है, इसमें नाक की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाक में डॉक्टर ड्रॉप्स शबाना, भी है जी। समझने वाली बात यह है कि अगर 10 महीने तक बच्चा या बच्ची को कॉफ है और रेगुलर बेसिस पे है, तो फिर क्या इसे हम ये कह सकते हैं कि इन्हें अस्थमा हो सकता है? देखें, बगैर डायग्नोसिस के तो कोई चीज़ भी नहीं आप कह सकते, बगैर देखे पेशेंट को, बगैर डायग्नोस किए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम जहन में सोच लें, एलर्जी का कफ है, हो सकता है उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो। अच्छा, ये सारी जितनी भी एलर्जीज़ हैं पहले वो नाक में होती हैं। देखिए, नाक के थ्रू फिर गले में और फिर लंग्स में जाती हैं। नाक में जैसे अगर है तो नज़ला रहता है, एलर्जी है तो नज़ला, अगर उसके बाद फिर ये एलर्जीज़ अगर गले में चली जाएँ तो फेरेंजाइटिस एलर्जी कहलाता है। फिर उसके बाद अगर चेस्ट में जाती हैं तो फिर लंग्स में, तो फिर ये एलर्जिक अस्थमा कहलाता है। तो अब अगर आपके कोई भी ऐसी एलर्जिक सिचुएशन है, इतने अरसे से है, सबसे पहले तो आपको डायग्नोसिस आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें अगर है तो डॉक्टर आपको इनहेलर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के इनहेलर जो है वो ब्रोंकियोडायलेटर दिए जाते हैं, जिसमें आप देखें सॉल्ब्यूटामोल है। इसके अलावा अगर बहुत अच्छा, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, मैं जमशेद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जमशेद साहब, सवाल कीजिए। जी, मुझे ये तकरीबन 6 से 7 माह से परेशानी हो रही है। मुझे अस्थमा की शिकायत थी, मेरा सांस फूल रहा था, बीच में मैंने गला अक्सर खराब रहता है। तकरीबन मैं छोटी मोटी एंटीबायोटिक लेता रहता हूँ तो उससे बेहतर रहता है, नज़ला वगैरह जुकाम रहता है। पर आज से ना मुझे तकरीबन के 7 से 8 माह हो गए, तब से मेरा सांस इतना फूल रहा था कि मैं एक कदम भी चल रहा था ना तो मेरा सांस तेज फूल रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, काफ़ी डॉक्टर से दवाई लिए पर फर्क नहीं पड़ा। आवाज़ी तौर पर पड़ जाता था, उसके बाद नहीं पड़ता था। तो एक डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि आपको अस्थमा की शिकायत है। उसने मुझे गोलियां दी, उन्होंने बोला 3 महीने तक खाओ। तो मैंने गोलियां खाई तो किसी ने मुझे कहा कि गोलियां ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ये ठीक नहीं है। उसने मुझे 3 महीने बाद बुलाया था उस डॉक्टर ने। अब मैं एक पंप यूज़ कर रहा हूँ जो उसी डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया था, एक्स्ट्राइटेंड। ये पंप है, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और डॉक्टर शबाना, हमारे पास 30 सेकेंड्स है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ब्रीफली जो है ना इनके सवाल का जवाब देते हैं। जी, इन्होंने जैसे कहा कि डॉक्टर ने इनको टैबलेट्स लिखी। जी बिल्कुल, देखें अब हो सकता है उन्होंने कोई आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट्स लिखी हों जो कि आपको लेनी होती हैं। अगर आपको कोल्ड वेदर है या आपको सीजनल एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक उन्होंने दी होंगी। पंप का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। पंप जो है वो आपका लोकल ट्रीटमेंट है। अब डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर ने कौन सा, जैसे मैंने अभी कहा कि ब्रोंकियोडायलेटर दिया है, अगर आपको साल्ब्यूटामोल दिया है तो वो आप लें। और उसके बाद अगर आपको उससे कंट्रोल हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो भी आपका डॉक्टर जो है आपको स्टेरॉइड या कोई और जो इनहेलर है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो बिल्कुल आप, और उसके अलावा साथ साथ आप मास्क का इस्तेमाल करें इन सिचुएशन में जो मौसम है जिसमें आपको एलर्जी होती है। आप हॉट ड्रिंक्स को जो है वो अपना मामूल बना लें। आप ठंडे से बचें, सर्दी से आप बचें, और आप धुएं से बचें। उस जगह ना जाएं जहां गर्द उड़ रही हो। और अपने घर में कोई अगर पेट्स वगैरह है, कोई जानवर है, उसको आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना आपके वक्त का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।